तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 1960 में आई 10 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर है देवानंद की फिल्म काला बाजार। ये फिल्म नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी एक सदाबहार हिंदी ड्रामा रोमांस फिल्म है जिसे देवानंद ने प्रोड्यूस किया और उनके छोटे भाई विजयानंद ने निर्देशित किया था। यह फिल्म अपने बेहतरीन संगीत, शानदार अभिनय और सामाजिक संदेश के लिए आज भी याद की जाती है। अगर बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इसमें मुख्य कलाकार थे देवानंद, वहीदा रहमान, नंदा, विजयानंद, चेतन आनंद और इसके अलावा मदनपुरी, लीला चिटनेस, मुमताज़ बेगम और हेलन। फिल्म की कहानी रघुवीर यानी देवानंद के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी करने लगता है। अब इस अवैध काम में काफ़ी अमीर हो जाता है और अपने गिरोह का विस्तार करता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात अलका यानी वहीदा रहमान से होती है और वो उसे प्यार कर बैठता है। अलका के विचारों और उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर रघुवीर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह कालाबाजारी का धंधा छोड़कर ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला करता है। हालांकि उसे पता चलता है कि अलका की सगाई पहले ही नंद कुमार यानी विजयानंद से हो चुकी है और इसके बाद रघुवीर के सुधरने का संघर्ष और उसके प्यार की परीक्षा फिल्म को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. वर्मन जी ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने और इस फिल्म के संगीत ने इस फिल्म को अमर बना दिया था। इसमें मुख्य गाने थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, वो थे खोया खोया चांद खुला आसमान, इसके अलावा अपनी तो हर एक आहा एक तूफ़ान है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात और सांझ ढली दिल सुलगने लगा। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जो हैं वो ये हैं कि तीनों आनंद भाई एक साथ इस फिल्म में आए थे। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें आनंद परिवार के तीनों भाइयों चेतन आनंद, देवानंद और विजयानंद ने एक साथ स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में 1957 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया का वास्तविक प्रीमियर दिखाया गया है। इस सीन में दिलीप कुमार, गुरु दत्त, राजकुमार, किशोर कुमार और गीता दत्त जैसे दिग्गज कलाकार मेहमान भूमिका में नजर आते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में अगली फिल्म है बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कानून। कानून बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक हिंदी कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना गानों वाली सफल थ्रिलर फिल्म के रूप में याद किया जाता है। यह फिल्म अपनी अनूठी कहानी, बेहतरीन अभिनय और न्याय प्रणाली पर उठाए गए गंभीर सवालों के लिए जानी जाती है। फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, नंदा, नाना पालेकर और महमूद। इस फिल्म में संगीत दिया था सलील चौधरी ने, जो कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में था। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। उनकी कहानी मुख्य रूप से मृत्युदंड की प्रासंगिकता और न्याय व्यवस्था की कमियों के इर्द गिर्द घूमती है। एडवोकेट कैलाश खन्ना यानी राजेंद्र कुमार एक ईमानदार वकील है जो जज बद्री प्रसाद की बेटी मीना यानी नंदा से प्यार करते हैं। एक रात कैलाश अपनी आंखों से एक व्यक्ति की हत्या होते हुए देखते हैं और उन्हें पूरा शक होता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके होने वाले ससुर जज बद्री प्रसाद ही हैं। हत्या का आरोप एक गरीब चोर कालिया यानी कि नाना पालेकर पर मर दिया जाता है। कैलाश के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि वो उस गरीब और बेकसूर इंसान को कैसे बचाए, क्योंकि मामले की सुनवाई खुद जज बद्री प्रसाद की अदालत में हो रही है। कैलाश अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उस बेकसूर का केस लड़ते हैं और अदालत में एक बेहद रोमांचक कानूनी जंग शुरू होती है। आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में। 1960 का वह दौर था जब हिंदी फिल्में अपनी गानों और संगीत के दम पर हिट हुआ करती थी। ऐसे समय में बी.आर. चोपड़ा ने बिना किसी गाने या डांस सीक्वेंस के पूरी थ्रिलर फिल्म बनाने का बड़ा जोखिम उठाया, जो कि बेहद सफल रहा। भले ही फिल्म में गाने नहीं थे, मगर निर्देशक सलील चौधरी ने इसमें एक अभिनव इंडो वेस्टर्न बैले को शामिल किया था जिसमें केवल वाद्य संगीत का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म की मूल थीम 1957 की हॉलीवुड फिल्म विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन से प्रेरित मानी जाती है, जो अगाथा क्रिस्टी के मशहूर नाटक पर आधारित थी। इस फिल्म में उठाए गए कुछ कानूनी और पेचीदा सवाल इतने प्रभावशाली थे कि इसी तरह के सब प्लॉट बाद में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म अंधा कानून में देखने को मिले। तो दोस्तों इस लिस्ट में 8वें पायदान पर है फिल्म घूंघट। यह एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है। इसका निर्देशन रामानंद सागर ने किया था और इसका निर्माण एस.एस. वासन ने जेमिनी स्टूडियोज़ के बैनर तले किया था। यह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर के मशहूर उपन्यास नौकाडूबी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं प्रदीप कुमार, बीना राय, भारत भूषण, आशा पारेख, रहमान, लीला चिटनेस, हेलन और राजेंद्र नाथ।
फिल्म की कहानी एक बड़ी ही दिलचस्प और भावुक गलतफहमी पर आधारित है। रवि यानी कि प्रदीप कुमार अपने पिता के वचन की खातिर लक्ष्मी यानी आशा पारेख से शादी करता है और शादी के बाद वे एक ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन में एक और नवविवाहित जोड़ा गोपाल और पार्वती भी सफ़र कर रहा होता है। अचानक ट्रेन का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना के बाद जब रवि को होश आता है तो वह अपने पास घूंघट में पड़ी एक बेहोश दुल्हन को देखता है। वह उसे अपनी पत्नी समझकर घर ले आता है। बाद में उसे चलता है कि उसकी असली पत्नी लक्ष्मी की इस हादसे में मौत हो चुकी है। उसे ऐसा लगता है और वह जिस दुल्हन को घर लाया है वह पार्वती यानी बीना राय है। जब पार्वती को इस सच्चाई का पता चलता है तो वह रवि का घर छोड़कर भाग जाती है और नदी में कूद जाती है। किस्मत से वह बच जाती है और अपने असली पति गोपाल यानी बारात भूषण के पास पहुंच जाती है। हालांकि सामाजिक बंधनों और घूंघट की वजह से वहाँ भी तुरंत अपनी पहचान उजागर नहीं कर पाती। पूरी फिल्म इस सस्पेंस और इमोशनल ड्रामे के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे ये बिछड़े हुए लोग वापस अपने सही जीवन साथी से मिलते हैं। इस फिल्म में बेहतरीन और संजीदा अभिनय के लिए मुख्य अभिनेत्री बीना राय को 1961 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे। लागा चुन्नी में दाग छुपाऊं कैसे, ये गाना मन्ना डे ने गाया है, और तुरे नैना रसीले कटोरे कजरारे जैसे गीत आज भी क्लासिक माने जाते हैं। और इस लिस्ट में 7वें पायदान पर है फिल्म लव इन शिमला। 1960 में रिलीज़ हुई एक बेहद सफल और ब्लॉकबस्टर हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को 2 बड़े सितारे दिए, जॉय मुखर्जी और साधना, जिन्होंने इस फिल्म में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जॉय मुखर्जी, साधना, किशोर साहू, आजरा, शोभना समर्थ और दुर्गा खोटे। इस फिल्म का निर्देशन किया था R.K. नैयर ने और इसके निर्माता थे शशिधर मुखर्जी। संगीतकार थे इकबाल कुरैशी। 1960 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म की कहानी अंग्रेजी नाटक जेन स्टेप्स आउट से प्रेरित है, जो काफ़ी हद तक सिंड्रेला की कहानी जैसी है। एक अनाथ लड़की है जो शिमला में अपने चाचा जनरल राजपाल सिंह, चाची और चचेरी बहन शीला यानी आजरा के साथ रहती है। सोनिया का रूप रंग बहुत साधारण है, जिसके कारण उसकी चाची और शीला हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती हैं और उसे ताने देती हैं। शीला की शादी देव से होने वाली है, जो एक अमीर लड़का है। रोज़ रोज़ के तानों से तंग आकर सोनिया गुस्से में शीला को चुनौती देती है कि वह देव को अपने प्यार में पागल करके दिखाएगी। इसके बाद सोनिया की दादी यानी कि दुर्गा खोटे उसकी मदद करती है और सोनिया का पूरा मेकओवर किया जाता है। सुंदर और आधुनिक बनने के बाद सोनिया मिस शिमला प्रतियोगिता भी जीत जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब देव सचमुच सोनिया से प्यार करने लगता है और जिससे शीला और उसकी माँ के बीच खलबली मच जाती है। उनके दौरान निर्देशक R.K. नैयर ने साधना के बड़े माथे को छुपाने के लिए उन्हें हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न जैसा फ्रिंज हेयर कट दिया था, जो बाद में पूरे भारत में साधना कट के नाम से मशहूर हो गया था। इस फिल्म के मुख्य रोल के लिए अभिनेता धर्मेंद्र ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था और जॉय मुखर्जी को चुना गया था। फिल्म की फिल्मांकन के दौरान साधना और निर्देशक R.K. नैयर एक दूसरे के करीब आए और बाद में दोनों ने शादी कर ली। इकबाल कुरैशी के संगीत और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इसमें कुछ गाने हैं दिल थाम चले हम आज किधर, लव का मतलब है प्यार, गाल गुलाबी किसके हैं। और 1960 की टॉप 10 फिल्मों में 6वें स्थान पर है दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत पराई वर्ष 1960 में रिलीज़ हुई एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन लेखन मशहूर निर्देशक किशोर साहू ने किया था, जबकि इसके निर्माता S.A. बागर थे। यह फिल्म अपने बेहतरीन अभिनय, दिल को छू लेने वाली कहानी और मुख्य रूप से संगीत के लिए आज भी याद की जाती है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, मीना कुमारी, नादिरा, ओम प्रकाश और हेलन। फिल्म की कहानी एक त्रिकोणीय प्रेम और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच फंसी है। डॉक्टर सुशील वर्मा यानी राजकुमार एक बेहद समर्पित और काबिल सर्जन है। अस्पताल में उनके साथ काम करने वाली नर्स करुणा यानी मीना कुमारी निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करती है। साथ काम करते हुए सुशील और करुणा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ट्विस्ट तब आता है जब सुशील को अपनी माँ की इच्छा और पारिवारिक कर्ज को चुकाने के लिए एक
अमीर पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम यानी नादिरा से शादी करनी पड़ती है। कुसुम एक आधुनिक घमंडी और जिद्दी महिला है जो सुशील के पेशे और उसकी सादगी को समझ नहीं पाती। शादी के बाद भी सुशील का दिल करुणा के पास ही रहता है। कहानी इन तीनों किरदारों के आंतरिक संघर्ष, त्याग और सामाजिक मर्यादाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मीना कुमारी ने अपने बेमिसाल अदाकारी से इसे बेहद भावुक बना दिया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका संगीत था, जिसे दिग्गज संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके बोल शैलेंद्र व हसरत जयपुरी ने लिखे थे। फिल्म के मुख्य गीत आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। फिल्म के गीत जैसे अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, जो कि लता मंगेशकर ने गाया है और बहुत ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय गाना है। इसका दूसरा गाना दिल अपना और प्रीत पराई, ये भी काफ़ी खूबसूरत गाना है। इसके अलावा अंदाज़े बयां कुछ और है, जाने कहाँ गई दिल मेरा ले गई, इस तरह के गाने हैं जो आज भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को वर्ष 1961 का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, 5वें पायदान पर है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म का निर्माण मशहूर अभिनेता राज कपूर ने किया था और इसका निर्देशन राघु कर्माकर ने किया था। कर्माकर इससे पहले राज कपूर की कई फिल्मों में मुख्य छायाकार के रूप में काम कर चुके हैं और निर्देशक के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर, पद्मिनी, प्राण, ललिता पवार, राज मेहरा, नाना पालसेकर। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक बेहद सीधे साधे और ईमानदार अनाथ युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो गाना गाकर अपना गुजारा करता है। एक रात राजू जंगल में एक घायल व्यक्ति की मदद करता है। बाद में कुछ डाकू उसे पुलिस का आदमी समझकर पकड़ लेते हैं, जहां राजू को पता चलता है कि जिस घायल व्यक्ति की उसने जान बचाई थी वो असल में उस डाकू गिरोह का सरदार है। राजू को अपने पास सम्मान से रखता है। सरदार की बेटी कम्मो को राजू की मासूमियत से प्यार हो जाता है। गिरोह के लोग राजू को विश्वास दिलाते हैं कि वे अच्छे डाकू हैं जो अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते हैं। राजू भी उनकी बातों में आ जाता है। एक दिन एक लूट के दौरान राजू अपनी आंखों से एक नवविवाहित जोड़े की बेरहमी से हत्या होते देखता है। उसका भ्रम टूट जाता है और वह डाकुओं को सही रास्ते पर लाने और उनका आत्मसमर्पण कराने का फैसला करता है। दूसरी तरफ राका यानी प्राण सरदार की हत्या कर खुद गिरोह का मुखिया बनना चाहता है और कम्मों से जबरन शादी करना चाहता है। अंत में राजू अपने अहिंसा और सच्चाई के बल पर डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने में सफल होता है। फिल्म का संगीत जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके शानदार गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म के गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे ओ बसंती, पवन पागल, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, मेरा नाम राजू घराना नाम, आप लौट चले। 1960 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राज कपूर को मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ संपादन जी मायकर, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन M.R. अचेरकर। IMDb की ट्रिविया जानकारी के अनुसार नरगिस के बिना मुख्य अभिनेत्री के रूप में राज कपूर की यह पहली बड़ी फिल्म थी। राज कपूर यह देखना चाहते थे कि क्या वह नरगिस के बिना एक हिट फिल्म बना सकते हैं और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर के मन में अपनी भविष्य की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली का विचार आया था, जिसे उन्होंने लगभग 20 साल बाद बनाया। तो 1960 की टॉप 10 फिल्मों में चौथे स्थान पर है 14वीं का चांद। 14वीं का चांद एक ऐतिहासिक और बेहद सफल भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। 1959 में गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसके बाद इस फिल्म की बड़ी कामयाबी ने उनके प्रोडक्शन हाउस को दोबारा खड़ा किया। इस फिल्म के निर्देशक थे मोहम्मद सादिक, निर्माता गुरुदत्त थे और इसके मुख्य कलाकार थे गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान। संगीतकार रवि थे और गीतकार शकील बदायूनी। फिल्म की कहानी लखनऊ की पारंपरिक और समृद्ध संस्कृति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी दो पक्के दोस्तों असलम यानी गुरुदत्त और नवाब प्यारे मियाँ यानी रहमान के इर्द गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक ही खूबसूरत महिला जमीला यानी वहीदा रहमान से प्यार कर बैठते हैं। नवाब एक बाज़ार में जमीला की एक झलक देखकर उसका दीवाना हो जाता है। बाद में कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते नवाब की माँ उसकी शादी तय कर देती है, लेकिन नवाब अपने दोस्त असलम से अपनी जगह शादी करने का अनुरोध करता है। असलम अपने दोस्त की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन निकाह के बाद जब वह घूंघट उठाता है तो उसे पता चलता है कि जमीला ही वह लड़की है जिससे नवाब प्यार करता था।
इसके बाद कहानी में दोस्ती और प्यार और आत्म बलिदान का एक गहरा ताना बाना बनता है। इस फिल्म का संगीत इसके मजबूत स्तंभों में से एक था। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया फिल्म का शीर्षक गीत चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो भारतीय सिनेमा के सबसे रोमांटिक गानों में गिना जाता है, जिसके लिए शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और मोहम्मद रफ़ी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके कुछ लोकप्रिय गाने हैं चौदहवीं का चांद हो, ये लखनऊ की सरजमीन, बदले 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 मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है फिल्म कोहिनूर। कोहिनूर 1960 में रिलीज़ हुई एक बेहद लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन एडवेंचर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म अपने शानदार गानों और बेहतरीन अभिनय और कॉमेडी के लिए जानी जाती है। फिल्म की जो निर्देशक थे वो थे S.U. सनी और निर्माता थे B.N. सिन्हा। लेखक थे वजाहत मिर्ज़ा, संगीतकार थे नौशाद। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, जीवन, कुमकुम, लीला चिटनेस, मुकरी और टुनटुन। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी। कैलाश नगर के राजा चंद्रभान के निधन के बाद उनके बेटे राजकुमार देवेंद्र यानी दिलीप कुमार का राज तिलक होना तय होता है। देवेंद्र की शादी राजगढ़ की राजकुमारी चंद्रमुखी यानी मीना कुमारी से तय की जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दुष्ट और लालची सेनापति यानी जीवन राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण कर लेता है और उसे जबरन शादी के लिए मजबूर करता है। राजकुमार देवेंद्र बहादुरी से चंद्रमुखी को बचा लेते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। हालांकि सेनापति के सैनिक उन्हें दोबारा घेर लेते हैं, जिसमें देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद प्यार धोखे, प्रतिशोध और दुश्मनों से अपनी सल्तनत व प्यार को वापस पाने के लिए देवेंद्र के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। संगीतकार नौशाद द्वारा तैयार किए गए इस फिल्म के गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे, जैसे मधुबन में रात का नाचे रे, दो सितारों का, ज़मीन पर है मिलन आज की रात, जरा मन की केवड़िया खोल। इस फिल्म में अपनी बेहतरीन और जीवंत भूमिका के लिए दिलीप कुमार को 1961 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। दिलीप कुमार अक्सर अपनी गंभीर और दुखद भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण वे डिप्रेशन में चले गए थे। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने कुछ अलग और मनोरंजक फिल्में करने के उद्देश्य से इस फिल्म को चुना था, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है फिल्म बरसात की रात। बरसात की रात 1960 में रिलीज़ हुई एक क्लासिक भारतीय हिंदी रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। यह फिल्म अपने सदाबहार गानों, बेहतरीन कव्वालियों और मुख्य कलाकारों के शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे P.L. संतोषी। इस फिल्म के निर्माता थे R. चंद्रा, संगीतकार थे रोशन और गीतकार थे साहिल लुधियानवी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे भरत भूषण, मधुबाला, श्यामा, रत्ना, K.N. सिंह और मुमताज़ बेगम। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। यह कहानी एक मुस्लिम सोशल शैली पर आधारित है। अमान यानी भारत भूषण एक गरीब लेकिन बेहद प्रतिभाशाली उर्दू कवि और गायक है। शबनम यानी मधुबाला अमान को देखे बिना ही उसकी शायरी और उसके गानों से प्यार करने लगती है। एक बरसात की रात को दोनों की अचानक मुलाकात होती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शबनम के अमीर और सख्त पिता K.N. सिंह इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं और अमान को पसंद नहीं करते हैं। वे शबनम को शादी के लिए लखनऊ भेज देते हैं। इस बीच अमान एक कव्वाल मुबारक अली के घर में किराएदार बनकर रहने लगता है। वहाँ उनकी बेटी शमा यानी श्यामा भी अमान से एक तरफा मोहब्बत करने लगती है। पूरी फिल्म प्यार, जुदाई, कव्वाली के मुकाबलों और पारिवारिक ड्रामों के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी संगीत के लिए अमर है। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और आशा भोसले जैसे महान गायकों ने इसके गानों को आवाज़ दी है। इसके मुख्य कव्वाली ट्रैक आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे न तो कारवां की तलाश है, ये इश्क इश्क है, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, गरजत बरसत सावन आयो रे, मायूस तो हूँ वादे से तेरे। तो दोस्तों 1960 की टॉप 10 फिल्मों में सबसे पहले पायदान पर है फिल्म मुग़ल-ए आज़म। मुग़ल-ए आज़म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य, सफल और कालजयी फिल्मों में से एक है। निर्देशक के आसिफ की इस महागाथा को इसके शानदार अभिनय, भव्य सेट्स और बेमिसाल संगीत के लिए आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई थी।
फिल्म के निर्माता व निर्देशक थे के आसिफ। मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे। संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बानायोनी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। यह फिल्म मुग़ल शहज़ादे सलीम यानी दिलीप कुमार और एक कनीज़ नादिरा जिसे अनारकली का नाम दिया जाता है, जिसका जो रोल है, जो पात्र है वो मधुबाला ने अदा किया है, उनकी प्रेम कहानी पर आधारित है। जब शहंशाह अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर को इस प्रेम संबंध का पता चलता है तो वे इसे मुग़ल सल्तनत की मर्यादा के खिलाफ मानते हैं। इसके बाद पिता अकबर के उसूलों और बेटे सलीम के प्यार के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो जाता है जो युद्ध तक पहुंच जाता है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार हैं पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने शहंशाह अकबर का किरदार निभाया है, दिलीप कुमार जिन्होंने शहजादे सलीम के रूप में अपना किरदार निभाया है और मधुबाला जिन्होंने अनारकली का किरदार निभाया है। दुर्गा खोटे उन्होंने महारानी जोधाबाई के रूप में अपना किरदार निभाया है, जो एक माँ बनी है जो पति के कर्तव्य और बेटे के प्यार के बीच फंसी हैं। इस फिल्म के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। इस फिल्म को बनने में करीब 9 साल लगे थे। के आसिफ की जिद और परफेक्शन के कारण इस फिल्म की कहानी को पूरा होने में लगभग 9 से 10 साल का समय लगा था। इसे बनाने में भारी भरकम बजट खर्च हुआ जो उस समय के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक था। फिल्म के मशहूर गाने प्यार किया तो डरना क्या के लिए लाहौर के किले जैसा एक भव्य शीश महल सेट मुंबई के स्टूडियो में बनाया गया था, जिसमें बेल्जियम से मंगाए गए शीशों का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म के कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जो कई सालों तक भारत को सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म बनी रही। मूल रूप से यह फिल्म ब्लैक एंड वाइट में थी, जिसके कुछ हिस्से ही रंगीन थे। साल 2004 में इसे पूरी तरह से नया रूप देकर दोबारा थिएटर में रिलीज़ किया गया, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसी के साथ दोस्तों हमारा व्लॉग समाप्त होता है। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।